आप सभी का स्वागत करता हूं फन विथ लर्निंग चैनल पर। तो जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जनरल अवेयरनेस को लेकर, जो कि एफकेट, सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स को लेकर है। तो आज उसका डे 4 है, सीरीज 4 है। आज हम मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ruler led the Arab invasion of India in 1712 AD? इनमें से किस शासक ने अरब, जो भारत पर पहली बार अरब ने आक्रमण किया था, वो शासक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद सयाबिनी खान, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में सिंध प्रोविंस को कनकर किया था, जीता था, और उसी टाइम जो है यह भारत पर पहला अरब आक्रमण था। और यह जो जीत उन्होंने पाया था तीसरी बार, जब वह सिंध पे तीसरी बार उन्होंने आक्रमण किया था। पहली दो बार में वह यह चीज करने में असफल रहे थे, तो तीसरी बार उन्होंने राजा दाहिर को हराया था, जो कि सिंध के राजा थे। वहीं इनको जो है लक्वाब ऑफ इमादीन भी कहते हैं, इमाम अदीन कहते हैं। और इन्होंने जब आक्रमण किया था तो उस टाइम सिंध में बहुत सारे जो हिंदू थे उनको फोर्सिबली मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया था, जिन्हों की बाद में जब इनका शासन हट गया मोहम्मद बिन कासिम का, तो इन्हें देवाला स्मृति के तहत इन्हें फिर से हिंदू में जो कन्वर्ट कराया गया था। इन्हें जो है ये कमांडर भी थे उमैयाद कैलिफेट के। यह एक तरह की सेना थी जिसके यह कमांडर भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, Who did Mughal Emperor Babur defeated in the Battle of Ghaggar in 1529? बैटल ऑफ घग्गर 1529 में जो हुआ था, उसमें मुगल शासक बाबर ने किसको हराया था? इनमें से ऑप्शंस हैं यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद लोदी, दिलावर खान हुसैन और कासिम बरीद फर्स्ट। तो इसमें उन्होंने हराया था मोहम्मद लोदी को, बी। जो है बैटल ऑफ घाघर 1529 में हुआ था, अफगान किंग मोहम्मद लोदी, जो अफगान के राजा थे महमूद लोदी, और मुगल के राजा बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें से कि बाबर को विजय हासिल हुआ था। हालांकि उस टाइम लोदी को जो है भारत के राजपूत राजाओं का साथ भी मिला था, बट वो जीत नहीं पाए थे। आगे जैसे ही देखते हैं हम, बाबर ने जो है अपना, जब उस जीत के बाद बाबर ने अपना जो है काफी सारा, मतलब क्या करें, रीच अपना बढ़ा लिया था, जिसमें से पहले उनका शासन था ऑक्सस रिवर के पास, आसपास उसके पश्चिम में, बट उसके बाद वह घग्गर रिवर के पूर्व तक उन्होंने अपना शासन जमा लिया। और वहीं इसे यदि हिमालय के, मतलब जो जगह के मामले में देखे तो हिमालय से वो ग्वालियर तक पहुंच चुके थे, उनका शासन आ चुका था। वहीं यूसुफ आदिल शाह के बारे में जब आप जानिएगा तो यह फाउंडर थे आदिल शाही डायनेस्टी के, जिन्होंने बीजापुर जो सल्तनत था उस पर करीब 2 सेंचुरी तक राज किया था। दिलावर खान गोरी गवर्नर थे मालवा प्रोविंस के, मालवा प्रोविंस जो कि सेंट्रल इंडिया में तभी आता था। और वह जिस टाइम गवर्नर थे उस टाइम जो दिल्ली सल्तनत का पतन चल रहा था। कसीम बरीदवन के बारे में जानेंगे तो यह प्राइम मिनिस्टर थे बहामनी सल्तनत के। और उसके बाद इन्होंने है जो बिदार सल्तनत का मतलब इसे बिदार सल्तनत का इसे फाउंडर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द वीर शैव मूवमेंट इन कर्नाटका? इनमें से कौन से हैं जिन्हें की फाउंडर कहा जाता है वीर शैव, जो एक मूवमेंट था कर्नाटका में? ऑप्शन है बसवना, अप्पर, साम बंदर और सुंदरार। तो इसमें से राइट ऑप्शन है बसवना। देखिए यह एक तरह का मूवमेंट था, ठीक है, मतलब जो ये वीर शैव था यह शिव जी से रिगार्डिंग था। क्या था, तभी कर्नाटक में ना 3 तरह के, मतलब सोसाइटी थे कहा जाए तो, जिसमें से जो वीर शैव था यह सबसे अलग था, और इसे हम लोग लिंगयात भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो, मतलब ये जो शिव भक्त थे एक तरह से, जो ये सोसाइटी थी, ये लिंग पहनते थे उस टाइम एक तरह का गला में, जो कि बाकी सबसे इन्हें अलग करता था। तो यह जो उस टाइम एक मिनिस्टर भी थे चालुक्य किंग, जिनके जो राजा थे विजयला राय ऑफ कल्याण डायनेस्टी के। तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो पोजीशन था उस टाइम काफी अच्छा था उस राज्य में।
तो इन्होंने उसका उपयोग करके इस सोशल रिफॉर्म को काफ़ी जगह तक फैलाया था, स्कूल स्कूल में हर जगह, मतलब अपने शक्ति का यूज करके इसे लोगों लोगों तक पहुंचा रहे थे। वहीं देखें तो इसे जो है क्या कहते हैं, एक ये जो वीर जो तीनों तरह के मतलब जो सोसाइटी थी सैविज्म को लेकर, उसमें से ये जो थी इसे सबसे पावरफुल माना जाता था। तो यही है इनके बारे में। बाकी यदि अप्पार के बारे में जाने तो यह एक जो है क्या कहते हैं तमिल आचार्य थे, तमिल समय आचार्य। उस समय जो जो कुछ महान आचार्यों में से यह भी एक थे। और यह जो है सामवंदर के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब कि जिस समय में सामवंदर थे उसी समय में यह भी थे। वहीं सामबंदर के बारे में जानेंगे तो इन्हें जो है थिरुगना सामबंदर के बारे में थिरुगना सामबंदर कहा जाता है। यह भी एक शैव पोएट थे तमिलनाडु में, जो कि 7वीं सेंचुरी में मतलब थे। सुंदरार के बारे में देखें, इन्हें जो है चुनतरार, चुन चुनतरा मूर्ति, नामपी, अरुरन और तम्पीरन तोलन भी कहा जाता था, जो कि 8वीं सेंचुरी के एक तमिल पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आईने अकबरी इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आईने अकबरी को लेकर सही नहीं है। तो हमारे पास जो है कथन है, यह लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, पहला कथन। दूसरा है कि यह जो एक अकबरनामा का यह एक हिस्सा था। तीसरा कथन है कि यह मुगल अंपायर के बारे में बताता है, उसके डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्स पॉपुलेशन के बारे में बताता है, उसकी संस्कृति के बारे में बताता है। और जो है चौथा है, कहा जाता है इसमें जो कुछ बदलाव लाए गए थे सादुल्ला खान के द्वारा, जो कि शाहजहां के ऑर्डर पे लाया गया था ये बदलाव। तो इनमें से जो है गलत ये है डी ऑप्शन, जो ऐसा नहीं हुआ था आईने अकबरी के साथ। देखिए ये जो सादुल्ला खान ने बदलाव लाया था वो बादशाह नामा में लाया था। और यह बादशाह नामा लिखा गया था किसके द्वारा, अब्दुल हामिद लाहौरी, जो कि शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताते हैं। उसका देखिए अब बादशाहनामा को हम पदशाहनामा भी जरूर कहते हैं साथ में। वहीं आईने अकबरी को के बारे में जब जानिए तो इसे अबुल फजल ने ही लिखा था पर्सियन लैंग्वेज में 16वीं सेंचुरी में। और जो है अकबर अबुल फजल जो थे अकबर के सभा के हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने अकबरनामा पर 13 साल तक करीब काम किया था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला किताब है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है, और जो दूसरा किताब है वो अकबर के शासनकाल में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताता है। और तीसरा किताब जो सबसे बड़ा आईने अकबरी है, जिसमें कि अकबर के शासनकाल में जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या हुआ था, उसका कहाँ तक पहुंच था, ज्योग्राफी ऑफ एम्पायर, मतलब कहाँ कहाँ तक इनका शासन था, जो इनकी संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या था। और इसमें जो स्टैटिस्टिकल डाटा इन द सेंस डाटा, जैसे उस समय कितने क्रॉप्स हुआ करते थे, क्या उनकी कीमत हुआ करती थी, कितना मजदूरी दिया जाता था, इन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है। और आप जब हेनरी बेवरेज के बारे में जानिएगा, इन्होंने जो अकबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेट किया था अर्ली मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। अब यहाँ देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस डिड एम्पायर अकबर एबॉलिश इन 1564। इनमें से कौन सा ऐसा जो है ऐसा टैक्स मतलब जो कर है जिसे अकबर ने हटाया था, जिस कर को बहुत ही मतलब डिस्क्रिमिनेटरी इन द सेंस कहते हैं कि दूसरों पर यह जो है एक तरह से बुरा हो रहा था। तो इनमें ऑप्शन है हमारे पास करज कर, जकत, इनमें से कोई नहीं, या फिर जिजिया। तो इसका राइट ऑप्शन है जिजिया। यह एक रिलीजियस टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स द्वारा पे किया जाता था। इस टैक्स का मतलब यह था कि अगर आप उस राज्य में रह रहे हैं जहां मुस्लिम का शासन है, तो वहाँ आपकी सुरक्षा के लिए आप ये रुपए पे कर रहे हैं, आप जो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आप पे कर रहे हैं। ऑल्दो आपको पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिलती थी उस चीज़ की, बट फिर भी आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, तो उसे ही हम लोग जिजिया टैक्स कहते हैं। हालांकि 1564 में अकबर ने इसे हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, बुरा हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ, तो उन्होंने इसे हटाया था। वहीं खर्च के बारे में जानेंगे तो एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स था मुगल के समय में, जो भी आपका जो जिस पे आप कृषि करते हैं उस भूमि पर एक तरह का यह कर था। वहीं जकत के बारे में जाने तो यह जो है एक रिलीजियस टैक्स था जो कि मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था। वहीं जब आप जानिएगा इनके बारे में 1679 में करीब 100 साल बाद एक तरह से ले लें तो
जब औरंगजेब था उन्होंने फिर से जजिया टैक्स को लगा दिया था इस जगह। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द स्लेव डायनेस्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि स्लेव डायनेस्टी को लेकर आप इन सभी कथन को पढ़ें। तो हमारा पहला कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक कंस्ट्रक्टेड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली इन द कॉमेमोरेशन ऑफ इस्लाम्स विक्ट्री इन इंडिया। कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क बनाया था भारत में, जो इस्लाम की विक्ट्री हुई थी इंडिया पर पहली बार, उसकी याद को लेकर। दूसरा कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो कैपिटल था उसे लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। और तीसरा कथन है, बलबन क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नोन एज दीवाने अर्ज। तो और तीसरा कथन यह है कि बलबन ने जो एक नया डिपार्टमेंट बनाया था जो मिलिट्री को लेकर, जिसे हम लोग दीवाने अर्ज कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ए और सी दोनों सही है, मतलब गलत है इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यह एक गलत कथन है। चलिए आगे हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये जो पहला मुस्लिम रूलर थे दिल्ली के, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। इन्होंने कुवैतुल इस्लाम मॉस्क बनाया था दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा। और यह स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने कुवैतुल इस्लाम बनाया था याद में, जब भारत पे इस्लाम की पहली जीत हुई थी। वहीं उसके बाद इल्तुतमिश जो है, जस्ट इनके बाद जो शासक हुए थे इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल जो 1211 से 1236 था। इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की मतलब दिल्ली सल्तनत पर पहली महिला शासक थी। इन्हें जो है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा समय तक शासन किए नहीं, तो कुछ ज्यादा कुछ फाउंड नहीं, मतलब जो अपना पकड़ नहीं बना पाए थे। लेकिन इल्तुतमिश ने यह काम किया। इन्होंने अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था, जो कि ये कथन इनके रिगार्डिंग होना चाहिए। और ये एक ममलुक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और एक बात बता दें कि कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बनवाना, लेकिन उसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। आगे बलबन के बारे में देखेंगे। और हाँ, इन्होंने क्या कहते हैं, इल्तुतमिश ने एक जो है 40 आदमियों का एक सेना बनाया था, जिसे स्लेव कहते थे उनके भाषाओं में, जिन्हें कि हम लोग तुर्काने चिलगानी कहते थे या फिर चालीसा। बलबन, जिनका कि शासनकाल 1266 से 87 रहा था, इन्हें उलुग खान भी कहते थे। यह तुर्किश स्लेव थे। इन्होंने है जो सिस्टम ऑफ प्रोस्ट्रेशन एंड पाइबोस शुरू किया था। इसका मतलब यह है कि जब ये राजा बने थे तो इनका जो है नेचर बहुत ही क्रूर था। यह क्या चाहते थे कि जो भी इनके पास आए वह इनके सामने सजदा करे। प्रोस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि नीचे अपने घुटनों पर झुक के सलामी दे। और पाइबोस का मतलब यह होता है, एक तरह से इसका अर्थ हुआ कि जो राजा के चरण को चूमना, कहने का अर्थ यह है। उसके बाद इन्होंने पर्सियन फेस्टिवल नवरोज को भी शुरू किया। यह बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इन्होंने ही जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट शुरू किया था, जिसे हम लोग दीवाने अर्ज कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया था, लेकिन वो इसमें से सही नहीं है। तो जो पहला है हमारा करवानिया। यह उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो कि खा मतलब फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे दूसरे देशों में। बरीत, इन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते थे। सहना, जो कि मार्केट के इंचार्ज होते थे। और मुनहियान, ये रिवेन्यू कलेक्टर। तो इनमें जो है राइट ऑफ आंसर ये है डी। मुनहियान का मतलब रिवेन्यू कलेक्टर नहीं होता था, सीक्रेट स्पाई, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम करते थे। तो इसमें यही राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षसा। इनमें से कौन से जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? ऑप्शन है हमारे पास हेमचंद्र, बल्लाल, विशाखा दत्त और पद्मगुप्ता। एंड द राइट आंसर इज विशाखा दत्त। ये जो है संस्कृत में एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताता है। इसमें बेसिकली जो है किंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का जो है फाउंडेशन रखा था। आगे हमारा 9वां प्रश्न है, डोमिंगो पैस द मेडाइवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब्ड विच सिटी।
तो डोमिंगो पेस जो एक मेडिएवल ट्रैवलर थे, मतलब जो घूमते थे इधर से उधर दूसरे देश से इस देश, तो यह किस अपने जो इन्होंने जब अपने जो है ट्रैवलिंग के बारे में बताया तो किस जगह का इन्होंने बात किया था? तो ऑप्शंस में मदुरई, विजयनगर, अर्कमेडू और जिंजी। तो राइट आंसर है विजयनगर। ये जो है क्या कहते हैं, इन्होंने कंपेयर भी किया था, जब इन्होंने विजयनगर के शासन को देखा तो उसको कंपेयर किया था रोम के रोम रोम एक जो जगह है उनके उनसे इन्होंने कंपैरिजन किया था। एक पुर्तगीज ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे। इन्होंने कृष्णदेव राय का जब शासन था इंडिया में तब इन्होंने ट्रैवल किया था। विजयनगर में जब इनका शासन था तो यह तभी उनके शासन काल में उनके कोर्ट में आए भी थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। द किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। ऑप्शन, ये जो किंग ऑफ डांस है इसे हम किसे कहते हैं या किसके लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया? इनमें हमारे पास ऑप्शन है त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा केव्स, कालिया मर्दान ऑफ कृष्णा, बोधिसत्व मैत्रिया एट गंधारा एंड ब्रॉन्ज नटराजा ऑफ द चोलास। तो इसमें राइट आंसर है डी, ब्रॉन्ज नटराज ऑफ द चोलास। देखिए चोला का जो शासन काल रहा था उसमें कल्चर आर्ट इन सब को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। तो उसी के दौरान ये जो है मतलब एक तरह से ये शिव जी की मूर्ति जो है बनाई गई थी इस तरह से कि जिसे हम लोग डांस के फॉर्म में मतलब ये लोग मानते थे उस समय। कला के प्रति काफी कदरदान थे। तो इन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। और इनकी एक मूर्ति हुआ करती है जो कि एक अलग ही डिजाइन में होती है, जिनमें कि ये जो नटराज भगवान है एक अलग तरह के पोस्टर लिए हुए जो कि मेनली डांस को इंगित करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे तरफ से। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान का लाभ मिल सके। जय हिंद।